हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में समझेंगे। जनरली बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, उनको इस बारे में समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली इस चैप्टर में क्या है। तो आज अगर आप मेरी इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इस चैप्टर में बताया क्या गया है। हालांकि ये एक पार्ट 1 है, आगे हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 पार्ट 3 में, देन फुल चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो बच्चों आप ध्यान से समझते चलिएगा, हम इसको एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ भी इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखिए बच्चों, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या बात बताई गई है। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा पिक्चर्स को भी देखना होगा कि पिक्चर्स में हम लोगों को क्या क्या बताया गया है, क्या क्या शो करा गया है, क्योंकि पिक्चर्स में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर तो बच्चों आपकी यही है जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लाइन में उन्होंने क्या क्या हमें बताया है कि देखिए ये जो पिक्चर है 1848 में एक फ्रेडरिक सोरियन नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे। 4 प्रिंट्स का मतलब है कि 4 उन्होंने तस्वीरें बनाई थी। इनमें उन्होंने अपना एक सपना बताया था, सपना दिखाया। ये जो आप तस्वीर सामने देख रहे हैं, इसमें उन्होंने एक सपना दिखाया, एक ऐसी दुनिया का सपना जहाँ पर सब जगह डेमोक्रेसी हो, जहाँ लोगों का राज हो, ना कि राजा महाराजा का। उन्होंने इस दुनिया को डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स कह दिया। तो यही बच्चों बात जो है मैंने आपको जो ये यहाँ पे ग्रीन लाइन में अंडरलाइन करा है, यही बात मैंने आपको समझाई है। तो आप प्लीज़ फोकस रखिएगा और बिल्कुल एक एक लाइन से कनेक्ट कीजिएगा मेरी बात को, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि जैसे आज के समय में इंडिया, फ्रांस, यूएसए जैसे देश डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोग अपना लीडर खुद चूज करते हैं। वैसे ही सॉरियो भी चाहते थे कि पूरी दुनिया ऐसी ही हो जाए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लाइन ये है कि द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। अब पहली प्रिंट यानी कि ये जो फिगर नंबर 1 है इसमें दिखाया गया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग, चाहे वो बेशक आदमी हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी क्या कर रहे हैं, एक लंबी लाइन जिसे हम प्रोसेशन कहते हैं उसमें चल रहे हैं। जैसे किसी रैली में लोग मार्च करते हैं। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब लोग लिबर्टी यानी कि आज़ादी की मूर्ति के सामने, जैसा आप सामने देख रहे हैं कि ये यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना रखा है, उसके सामने जाकर अपना सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं कि सोचिए एक रैली में लोग एक मूर्ति के पास जाकर फूल चढ़ाते हैं, सल्यूट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर लोग जो हैं वो लिबर्टी यानी फ्रीडम की मूर्ति के सामने जाकर अपना रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय के आर्टिस्ट जो हैं लिबर्टी को एक लेडी, एक महिला है वो उसके रूप में इन्होंने देखिए आप दिखाया है। ठीक है, इस पिक्चर में भी लिबर्टी जो है वो एक फीमेल है जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान का मशाल है, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, यानी कि इंसानों के जितने भी अधिकार हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, ये वाली लाइन पर हूँ बच्चों मैं, ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इस तस्वीर के सामने के हिस्सों में जमीन पर एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट कौन सी होती है बच्चों, जो पूरी ताकत रखते हैं, जैसे राजा लोग, उसके सिंबल्स टूटकर गिरे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। इसका मतलब यह है कि अब ऐसे राजाओं का समय जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जैसे अगर एक मूर्ति का ताज यानी क्राउन और उसका सिंहासन यानी थ्रोन टूट जाए तो इसका मतलब है कि उस राजा की पावर खत्म हो गई है। तो इसी तरीके से बच्चों इस फिगर में हमें ये चीज शो करी गई है। फिर इन
यूटोपियन विजन, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। अब यहाँ पर सोर्यू के यूटोपियन सपने मतलब एक परफेक्ट वर्ल्ड जो सच होना मुश्किल ही है, उसमें दुनिया के लोग अलग अलग नेशंस में डिवाइडेड हैं। देखिए, हर ग्रुप को उनके फ्लैग यानी कि झंडा और नेशनल ड्रेस से पहचाना जा सकता है। जैसे आप देखिए, इंडिया का फ्लैग है, तिरंगा है, और ट्रेडिशनल ड्रेसेस है जैसे कुर्ता पजामा, साड़ीज। वैसे ही हर नेशन के लोग अपने झंडे और कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। हम यहाँ पर काफी सारे झंडे देख पा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि कौन से लोग किस नेशन का झंडा लेकर चल रहे हैं और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट है लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पर इसने क्या बताया है कि सबसे आगे जो मार्च कर रहे हैं वो कौन से कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है और स्विट्जरलैंड है। बच्चों, एक एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक एक लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है। क्योंकि उस समय तक ये दोनों नेशन स्टेट्स बन चुके थे। कौन कौन सी दो स्टेट्स मैंने बताई आपको, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। ये उस समय तक दोनों नेशन स्टेट्स बन चुकी थी, यानी इनमें लोगों को अपना इलेक्टेड सिस्टम था। जैसे इंडिया 1947 में नेशन स्टेट्स बना, वैसे ही यूएस एंड स्विट्जरलैंड पहले ही बन गए थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चों की फ्रांस भी लिबर्टी के पास पहुंच रहा है। धीरे धीरे फ्रांस भी आ रहा है और उसे पहचाना जा सकता है उसके किससे, रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्लैग से, जिसमें रेड कलर है, व्हाइट कलर है और ब्लू कलर है। नाउ फ्रांस के बाद कौन आ रहा है, फ्रांस के बाद जर्मनी के लोग भी आ रहे हैं। उनके हाथ में भी कौन से कलर का झंडा है, काले कलर का लाल और सुनहरी झंडा है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिटी और डेमोक्रेसी की उम्मीद को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि उनको भी ये उम्मीद है, जर्मनी वालों को भी, कि भाई जिस तरीके से ये सब लोग अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि इन लोगों के लड़ने से हम लोगों का भी कुछ फायदा हो जाए, हमारा देश भी डेमोक्रेटिक हो जाए। इस तरीके से ये जर्मनी वाले भी सोच रहे हैं। अब इंटरेस्टिंगली एट द टाइम, अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है। अब interestingly at the time when Soryu created this image, the German people did not yet exist as a united nation. जब सोरियो ने ये तस्वीर बनाई थी ना, तब जर्मनी एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, वहां पर राज्य थे, पर लोग चाहते थे कि जर्मनी एक देश बन जाए जिसमें डेमोक्रेसी हो। जैसे पहले इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, हैदराबाद, मैसूर, भोपाल। फिर 1947 के बाद इंडिया यूनाइटेड हो गया। वैसे ही जर्मनी के लोग भी एक होने का सपना जो है वो पूरी तरीके से देख रहे थे। अब क्या हुआ फिर, फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल। अब उनके पीछे पीछे कौन है, जर्मनी के बाद लाइन में और भी देश के लोग हैं। वो आपको बच्चों नाम ध्यान रखने हैं, कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रिया, इटली के अलग अलग हिस्सों के लोग, ठीक है, 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये आपको बच्चों नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अब फिर बच्चों नेक्स्ट क्या हो रहा है कि जो पिक्चर है उसके ऊपर आप देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो उसके ऊपर आप देखिए, आसमान में देखें, वहां पे जीसस क्राइस्ट, सन्स और एंजल्स दिखाए गए हैं। तो ये दिखाते हैं कि पूरी दुनिया के जो देश है वो भाईचारे के साथ एक हो रहे हैं, मतलब फ्रेटर्निटी जिसे हम बोलते हैं, भाईचारे के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ओलंपिक्स में सब देश मिलकर एक दूसरे के साथ compete करते हैं, लेकिन यूनिटी और पीस के साथ करते हैं, एकता और शांति के साथ। वैसे ही यहाँ पर भी दिखाया गया है कि कोई भी वायलेंस नहीं हो रहा है, ऊपर सारे एंजल्स हैं, मतलब इन द सेंस गॉड की तरफ से परमिशन मिल रही है हमें, और हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जनरली दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज। मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सोर्यू ने जो सपना देखा है ना, वो डेमोक्रेटिक दुनिया का देखा है, वो कैसे 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म के थ्रू रियल वर्ल्ड में बदला,
कैसे नेशन स्टेट्स बनने लगे और राजा महाराजा के मल्टीनेशनल एम्पायर्स खत्म होने लगे। तो आई होप आपको नेशन स्टेट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आगे हम नेशन स्टेट्स में भी पढ़ते हैं, इसके बारे में आगे बताया है और डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए बच्चों, द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, ये बताया गया है कि मॉडर्न स्टेट जिसमें सेंट्रल पावर होती है, जैसे दिल्ली में इंडिया का गवर्नमेंट, इस तरीके से तो सेंट्रल पावर है, ये कंसेप्ट यूरोप में स्लोली स्लोली डेवलप होने लगा। अब बताया बच्चों, देखो नेशन स्टेट क्या है, वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स, मतलब नेशन स्टेट में लोगों का कॉमन कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, हिस्ट्री होता है, और ये सब स्ट्रगल और लीडर्स की एफर्ट से ही डेवलप होता है। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से नेशन स्टेट की ध्यान में रखनी है, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सोर्स ही है, हमें ना साइड पे ये जो सब दे रखे होते हैं ना, ये बॉक्सेस में, इन्हें पढ़ना भी बड़ा जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर क्या करा गया है ना, हमें अर्नेस्ट रेनन का व्यू पॉइंट बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि व्हाट इज अ नेशन। मतलब 1882 में अर्नेस्ट रेनन जो थे वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में एक लेक्चर दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके अकॉर्डिंग नेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये चीज हमें बताई थी। तो यहाँ पर नेशंस आर नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज। मतलब यहाँ पर वो क्या बताना चाह रहे हैं हमें कि रेनन कहते हैं कि नेशन बनने के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं होता कि सब लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हों, एक ही जाति के हों, यानी रेस के हों, या एक ही रिलीजन के हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखिए, यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस है, हिंदी है, तमिल है, बंगाली है, पंजाबी है, अलग अलग रिलीजन्स है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, और रेसेस के लोग हैं, फिर भी इंडिया एक नेशन है। तो the existence of a nation is a result of long past sacrifices एंड डिवोशन। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि रेनन कहते हैं कि एक नेशन बनने में लोगों का लंबे समय तक का स्ट्रगल, त्याग और कुर्बानी होती है। नेशन कभी भी एक दिन में नहीं बनता। जैसे इंडिया को आज़ादी मिलने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान दी, भगत सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी के आंदोलन, तब जाके इंडिया एक फ्री नेशन बना है। तो अ नेशन इज अ लार्ज स्केल सॉलिडरिटी। नेशन का मतलब है एक बड़ी यूनिटी, सॉलिडरिटी, जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक जैसा फील करते हैं, चाहे उनकी लैंग्वेज भले ही रिलीजन अलग ही क्यों ना हो। जब क्रिकेट मैच में इंडिया खेलता है, नॉर्थ इंडिया हो या साउथ हो, सब एक साथ इंडिया इंडिया ही तो बोलते हैं। कोई ये थोड़े कहता है कि ये नॉर्थ इंडिया से है, साउथ इंडिया से है, या ये वेस्ट इंडिया से है। तो यही जब इंडिया इंडिया जब बोला जाता है, तो यही एक नेशन की फीलिंग होती है। ठीक है, नाउ इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ अ कॉमन पास्ट। तो यहाँ पर नेशन बनने के लिए जरूरी है कि लोगों का एक शेयर्ड पास्ट हो, जैसे उन्होंने साथ में कुछ इतिहास देखा हो और उनमें आगे भी साथ रहने की इच्छा हो। ठीक है, तो a nation is therefore a large scale solidity, its existence is a daily plebiscite। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेनन कहते हैं कि नेशन सिर्फ जमीन या बॉर्डर ही नहीं होता, बल्कि एक सोल होता है, आत्मिक कनेक्शन जिसे हम बोलते हैं, लोगों के बीच होता है जो उनको जोड़ता है। रेनन यहाँ पर ये भी कहते हैं कि नेशन हर रोज का डिसीजन नहीं होता। मतलब हर रोज लोग अपने एक्शन से ये प्रूव करते हैं कि वो एक नेशन का हिस्सा हैं और साथ रहना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने देश के लिए वोट करते हैं, लॉ फॉलो करते हैं, टैक्सेस देते हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो हम हर रोज नेशन बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरीके से अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊं रेनन्स व्यू की, वो ये है आसान शब्दों में कि नेशन सिर्फ वो कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज, रिलीजन या जाति पर डिपेंड नहीं करता है। नेशन बनाने के लिए कॉमन हिस्ट्री, सैक्रिफाइस और यूनिटी की फीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशन जो है वो एक फीलिंग है जिसमें लोग साथ रहना चाहते हैं, एक जैसा सोचना चाहते हैं,
हर दिन हर सिटीजन अपने एक्शन से नेशन को अलाइव रखता है, इसे कहते हैं एक्चुअल में नेशन। तो बच्चों, मैंने जो आपको ये सारी बातें बताई हैं, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। पार्ट 1 था अभी बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 लाएंगे, आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ बताना ना भूलें कि आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से बोर्ड्स देने हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, अभी से मेहनत शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी मार्च में एग्ज़ाम होंगे तो अभी पढ़ लेंगे, नहीं, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ा 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 करके, और आप फिर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, ऐसे ही हम पूरी आपको 10th की हर सब्जेक्ट की तैयारी कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।